क्या आपको पता है एआईएफ आने वाले समय में सबसे ज्यादा डिमांड जो होगी ना, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की होगी और एआईएफ कोर्स की होगी। एनआईएसएम ने एआईएफ की 5 सीरीज रखी, 5 सीरीज है उसके एग्जाम की, अलग अलग कैटेगरीज वाइज। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, एआईएफ से एक या दो क्वेश्चंस आते ही हैं। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इसका क्या मतलब है कि जो ट्रेडिशनल असेट्स क्लास है, ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड, ठीक है, या इक्विटीज, ठीक है, अल्टरनेट इसके अलावा जो रिस्की थोड़े होते हैं ना, रिस्क वाले, नॉन ट्रेडिशनल से हट के जो है, ठीक है, दे आर प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड आर प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम दैट इन्वेस्ट इन वेरियस इन्वेस्टमेंट असेट्स। ठीक है, ये सभी इंक्लूड है। अल्टरनेटिव टिपिकली इंक्लूड ऑल अदर असेट एक्सक्लूडिंग लिस्टेड इक्विटीज, फिक्स इनकम, एफडी, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा जो है उसमें ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, एनपीएस, ये सब ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, लिस्टेड है, इनमें नहीं करते हो। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को डिफाइन किया गया रेगुलेशन 21B में। ठीक है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड सेबी का जो रेगुलेशन है 2012 का, एनी प्राइवेट पूल इन्वेस्टमेंट फंड, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेन सोर्स का, इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, अल्टरनेटिव फॉर्म ट्रस्ट भी हो सकता है, कंपनी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी हो सकता है। ठीक है, विच आर नॉट प्रेजेंटली कवर बाय सेबी गवर्निंग फंड, ठीक है, लाइक म्यूचुअल फंड और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंड नॉट कमिंग अंडर डायरेक्शन ऑफ एनी रेगुलेशन, आईआरडीआई, पीएफआरडीए, आरबीआई, कोई कैटेगरी में नहीं है ये। ठीक है, ये होता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। इनकी 3 कैटेगरीज होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कैटेगरी वाइज। कैटेगरी 1 में कौन से आते हैं? स्टार्टअप, अर्ली स्टेज वेंचर्स, सोशल वेंचर्स, एसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और अदर विच द गवर्नमेंट और रेगुलेटर कंसिडर एज सोशली और इकोनॉमिकली डिजायरेबल। तो सोशल इकोनॉमिक डिजायर भी है, ठीक है, इंक्लूड वेंचर कैपिटल, ठीक है, एसएमई फंड, सोशल वेंचर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 3 कैटेगरीज को डिटेल में समझिएगा क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं यहां से। ठीक है, स्टार्टअप कंपनीज कैटेगरी 1, लीवरेज प्रोडक्ट डेरिवेटिव या लीवरेज कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, हेज फंड, पाइप फंड, ठीक है, कैटेगरी एज है कैटेगरी 3। ओके, हेज और डेरिवेटिव कैटेगरी 3। और कैटेगरी 2 में कौन है? जो कैटेगरी 1 एंड 2 में नहीं आते हैं वो कैटेगरी 2 में आते हैं, जो लीवरेज भी नहीं लेते, बोरोइंग भी नहीं करते, ठीक है, आर कैटेगराइज अंडर कैटेगरी 2। जो 1 एंड 3 में नहीं आते वो 2 में आते हैं। ठीक है, वेरियस फंड, रियल एस्टेट, प्राइवेट इक्विटी, असेट, डिस्ट्रेस मीन जो खराब चल रहा है लेकिन कंपनी अच्छी है, डिस्ट्रेस है, या खराब भी चल रही तो हम ठीक कर देंगे। ये 3 कैटेगरी याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा, गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर होते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, वर्क विथ इन्वेस्टर टू हेल्प देम डिसाइड असेट अलोकेशन। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल एक्स ए जो सीरीज भी है उसकी एक, तो वो डिसाइड कराते हैं कि आपको कौन से असेट अलोकेशन, किस में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, आपकी चॉइस क्या है इन्वेस्टमेंट की, उनकी नीड के अनुसार, उनके टाइम होरिजन्स के अनुसार, रिटर्न एक्सपेक्टेशन के अनुसार, और कितना रिस्क वो ले सकते हैं। ठीक है, वो फिनेंशियल प्लान करते हैं इन्वेस्टर्स का। ठीक है, एक होते हैं डिस्क्रिशनरी जिसमें इन्वेस्टमेंट एडवाइजर गाइड करते हैं डायरेक्टली, और नॉन डिस्क्रिशनरी में इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजर काम करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी है, इसका एग्जाम से कोई
संबंध नहीं। ठीक है, उनके फाइनेंशियल गोल और पर्पस के अनुसार वो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि उनके गोल मीट हो जाए। अब क्वेश्चन आता है ईपीएफ से, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, 12% आप दोगे बेसिक सैलरी का, सेम इक्विवेलेंट अमाउंट एम्प्लॉयज भी देगा एम्प्लॉयर भी देगा, 12-12, 12%, 12%। इसको मैनेज कौन करता है फंड को? डिपॉजिट किसके पास होता है? ईपीएफओ के पास। ठीक है, जो मैनेज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, इसमें जो रेट होता है वो प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड होता है, उतना ही मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, लेकिन एम्प्लॉयज के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उनको गाइड करो कि किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिर होता है नेशनल पेंशन स्कीम्स, एनपीएस, गवर्नमेंट स्पॉन्सर रिटायरमेंट स्कीम है। ठीक है, सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूट रेगुलरली टू द स्कीम एंड मैच्योरिटी। ठीक है, द फंड एक्यूमुलेट इन स्कीम कैन बी यूज बाई एन्युटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, सब्सक्राइबर के पास ऑप्शन होता है पार्सली विड्रॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट एनपीएस जो होता है उस वो ऑफर करते हैं एम्प्लॉयर्स इन एडिशन टू अदर रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। ठीक है, एनपीएस ऑफर करता है बहुत सारे फंड्स एंड बेनिफिशियरी, आप जो चाहो उस रूट को आप चूज कर सकते हो। ठीक है, फिर होता है फैमिली ऑफिस। जैसे पुराने जमाने में मुंशी चलता था ना, मुंशी या जो बैठते हैं बाबू लोग ऑफिस में, फिल्मों में आपने देखा होगा, मुंशी जी मेरे लड़के को इतना पैसा दे दीजिए, तो वो फैमिली ऑफिस का काम है। अब फैमिली ऑफिस बोला जाता है उसको। इज अ ऑर्गेनाइजेशन जो हैंडल करते हैं वेल्थ ऑफ वेल्दी फैमिली। जैसे उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है इन्वेस्टमेंट, ई स्टेट प्लानिंग और टैक्स प्लानिंग। इसके अलावा वो वेंडर्स को भी पेमेंट देते हैं और हाउस होल्ड स्टाफ को भी पेमेंट को हैंडल करते हैं। ठीक है, वो फैमिली की इनकम एंड एक्सपेंस को अकाउंटिंग भी करते हैं। तो यहाँ पे सिंगल फैमिली ऑफिस और मल्टी फैमिली ऑफिस भी होता है। ठीक है, फिर आता है कॉर्पोरेट ट्रेजरीज। कॉर्पोरेट कंपनी, जो बड़ी कंपनी बहुत लार्ज, उनके पास सरप्लस फंड पड़ा है लेकिन उसका कोई यूज नहीं है उनके पास अभी। ठीक है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उस फंड को टेम्पोररी इन्वेस्ट कर देती है जो आइडल पड़े हैं बैंक के करंट अकाउंट्स में, क्योंकि करंट अकाउंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो करंट अकाउंट्स के जो बैलेंस है उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। तो लार्ज कॉर्पोरेट जो होते हैं ना, बड़े कॉर्पोरेट बॉडीज, उनकी एक सेपरेट ट्रेजरी टीम होती है जो इन्वेस्ट करती है सरप्लस फंड को। ट्रेजरी टीम होती है उनकी बड़ी, सोच लीजिए कितना पैसा होगा कि सेपरेट है उनकी एक टीम। इन केस ऑफ अदर बिजनेस जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप, देज एक्टिविटी हैंडल बाय रेगुलर फाइनेंस टीम। और जो स्मॉल बिजनेसमैन है ना, वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो कॉर्पोरेट ट्रेजरी कुछ नहीं है, जो आपके पास आइडल फंड पड़ा है उसको कुछ समय के लिए आपने इन्वेस्ट कर दिया। मोस्टली डेब्ट फंड में करते हैं, बॉन्ड्स में करते हैं वो। ठीक है, ट्रेजरी में करते हैं। अब एचएनआई की बात आई थी कल की क्लास में, तो रिटेल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? हु बाय और सेल सिक्योरिटी फॉर पर्सनल अकाउंट, खुद के लिए, किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं। तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ, वो भी इंडिविजुअल होते हैं इन्वेस्टर, जो इन्वेस्ट करते हैं लार्ज सम ऑफ मनी इन मार्केट। रिजर्व बैंक ने ग्रांट किया है परमिशन एनआरआई को भी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर को भी, कि आप। नेक्स्ट है प्रॉक्सी एडवाइजर। एक बार क्वेश्चन आया था प्रॉक्सी से। प्रॉक्सी एडवाइजर कौन होते हैं? इन रिलेशन टू एक्सरसाइज ऑफ देयर राइट इन द कंपनीज इंक्लूडिंग रिकमेंडेशन ऑन पब्लिक ऑफर, वोटिंग रिकमेंडेशन ऑन एजेंडा, as investor may not be able to track shareholder announcement of all their investee companies or analyze each of proposal in depth। जैसे आप इन्वेस्टर हो तो आपको थोड़ी ना पता है कि वो कंपनी क्या अनाउंसमेंट करने वाली, हो सकता है आप भूल जाओ, या उससे क्या फायदा मिलने वाला है कोई कॉर्पोरेट एक्शन से। तो सर्विस ऑफ प्रॉक्सी एडवाइजर क्या होता है? एड वैल्यू टू देम। तो वो एनालाइज करती है वोटिंग प्रपोजल को और वो कितना इफेक्ट देगी इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर
और कैसे वोट करना है। ठीक है। प्रॉक्सी एडवाइजर आर टिपिकली इंगेज बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टू एडवाइज देम ऑन मैटर दैट कम फॉर वोटिंग। इसके लिए होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए। ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया कंप्लीट। अब मार्केट में ट्रांजेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। कैश ट्रांजेक्शन आर ट्रेड वेयर सेटलमेंट ऑक्योर ऑन द, आपसे सामान ले लिया, जो ग्रोसरी डिलीवरी होती है ना, यानी ग्रोसरी हम खरीदते हैं बाहर, वेजिटेबल्स खरीदते हैं, वो कैश ट्रेड है। आपने पैसा दिया, सामान लिया। लेकिन कैश मार्केट इन फिनेंशियल मार्केट वो सेटल होते हैं 2 to 3 डेज में। आज आपने ट्रेड किया तो T+1 डेज में इंडियन स्टॉक मार्केट में वो सेटल होता है। ठीक है। कैश मार्केट के एग्जांपल है ग्रोसरी, वेजिटेबल, फ्रूट्स जो अपन खरीदते हैं। टॉम ट्रेड्स, आज आपने ट्रेड किया, कल सेटलमेंट हो रहा है, T+1 डेज। ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो सेटलमेंट होता है वो T+1 डेज में होता है। स्पॉट ट्रेड आर द ट्रेड वेयर सेटलमेंट ऑक्योर ऑन द स्पॉट डेट, जो डेट आपने सेलेक्ट किया है, 2 बिजनेस डेज के बाद का जो ट्रेड होता है, ठीक है, वो स्पॉट ट्रेड माना जाता है। इक्विटी मार्केट इज इन इंडिया ऑफर स्पॉट ट्रेड। फॉरेक्स मार्केट ग्लोबली बाय डिफॉल्ट ऑफर स्पॉट ट्रांजेक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज। ये बॉक्स बना दे रहा हूं, यहां से भी एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। ओके। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन। मैं, आप, दो पार्टीज, मैं हूं आप हो। ठीक है। दो पार्टीज हैं, अपन डिसाइड कर रहे हैं डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि अपन कोई एक कॉन्ट्रैक्ट में, अंडरलाइंग असेट में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर डेट है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे अपन डिसाइड कर रहे हैं। मैंने और आप दोनों कमिटेड हैं और ऑब्लिग हैं कि हम ट्रांजेक्शन को ऑनर भी करेंगे। ठीक है। तो फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन जो है उसमें दोनों पार्टीज के बीच निगोशिएशन होता है, टर्म एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कस्टमाइज होता है, इसे ओवर द काउंटर कहते हैं। जैसे एक फार्मर है, ठीक है, फार्मर एग्री टू सेल हिज प्रोड्यूस ऑफ व्हीट टू अ मिलर, मिलर मीन बड़ा मिलर, 6 मंथ बाद, व्हेन क्रॉप इज रेडी। ठीक है। तो ओटीसी एग्जीक्यूटेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ओटीसी है फार्मर, किसान और मिलर के बीच में। ठीक है। फार्मर और मिलर। तो जो भी सेटलमेंट है, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस एंड पेमेंट, रेफरेंस, दोनों दोनों काउंटर पार्टी ने मिलकर डिसाइड किया है। लेकिन इसमें रिस्क क्या है कि कोई भी एक पार्टी डिफॉल्ट कर सकती है। जैसे फार्मर को कहीं और ज्यादा प्राइस मिल गया तो हो सकता है वो मिलर को ना दे, या मिलर को कहीं कम प्राइस में मिल गया तो वो फार्मर को ना दे। ठीक है। फॉरवर्ड फॉरवर्ड मार्केट जो है ना वो कमोडिटीज में फेमस है, सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में म्यूचुअल ट्रस्ट और फंक्शन से चलता है। ठीक है। अब यहां पे क्या है, काउंटर पार्टी रिस्क है। अब क्या हुआ, अगर मैं उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को स्टैंडर्ड के एक्सचेंज में ट्रेड करूं तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन ये होता है स्टैंडर्ड का कॉन्ट्रैक्ट, इसकी लॉट साइज स्टैंडर्ड होती, क्वालिटी एंड टर्म ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी डेट, कैश सेटलमेंट, फिजिकल डिलीवरी, ये सब सेटल्ड होती है। और सेटलमेंट की गारंटी लेता है क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स किसमें अवेलेबल है, इक्विटी, इक्विटी इंडाइसेस, कमोडिटी, करेंसी, इंटरेस्ट रेट। ठीक है। अब फ्यूचर में अगर आपने वेट फ्यूचर खरीदा तो एमसीएक्स में वो ट्रेड हो रहा है तो उसकी ट्रेडिंग यूनिट है 10 मीट्रिक टन, मिनिमम ऑर्डर है 500 MT, मैक्सिमम पोजीशन आप 5000 MT से ज्यादा नहीं ले सकते। क्वालिटी है स्टैंडर्ड मिल क्वालिटी एज स्पेसिफाई बाई एक्सचेंज। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 21st ऑफ द मंथ को स्टार्ट होगा। ठीक है। क्लियर। डिलीवरी डिलीवरी ऑप्शन, फिजिकल डिलीवरी, डिलीवरी डेट भी दिया होगा, एक्सचेंज अप्रूव वेयर हाउस में ही मिलेगा आपको। ठीक है।
ये हो गया फ्यूचर स्टैंडर्ड, एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है, एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज या कमोडिटी एक्सचेंज। फिर होता है ऑप्शन। ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट। बायर और होल्डर ऑफ ऑप्शन पे द प्रीमियम और बाय द राइट। ठीक है, राइटर और सेलर हैव द ऑप्शन टू रिसीव द प्रीमियम बट ऑब्लिगेशन होता है। बायर के पास राइट होता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता, सेलर के पास ऑब्लिगेशन होता है। अगर बायर ने अपनी एक्सरसाइज राइट की तो आपको डिलीवरी लेनी, सेल और बाय करना पड़ेगा। ठीक है, वो हो गए राइटर्स। ऑप्शन दो टाइप्स के होते हैं, कॉल जिसमें बायर के पास राइट है बट ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, टू बाय अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइन बिफोर अ गिवन फ्यूचर डेट। पुट गिव्स द बायर द राइट। क्वेश्चन आता है, ऑप्शन ओटीसी में भी ट्रेड होता है, एक्सचेंज ट्रेड भी होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछता है ऑप्शन से, रेयरली, लेकिन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ही आता है, या बहुत इजी आता है या तो बहुत डिफिकल्ट आएगा ऑप्शन का क्वेश्चन। डिफिकल्ट मीन्स आपको लगेगा कि इतना, ऑप्शन का तो 4 लाइन यहाँ पे बताया है और क्वेश्चन दिया है बहुत डिफिकल्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर। बायर अपनी एक्सरसाइज को कब राइट करता करता है? एक्सरसाइज कब करता है? जब कॉल या पुट इन द मनी हो। आपने कभी ना कभी कॉल या पुट बाय किया होगा, अगर उसकी वैल्यू एक्सपायरी में 0 चली जाती है तो कोई उसको एक्सरसाइज नहीं करता है, लेकिन वो इन द मनी रहती है तो लोग एक्सरसाइज करते हैं उसको। ठीक है, ये एक सिंपल समझ जाइएगा कि इन द मनी में ही बायर एक्सरसाइज करता है अपने राइट्स को, वरना वर्थलेस भी अगर एक्सपायर हो जाए 0 में तो भी बायर को कोई नुकसान नहीं है। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन आता है, स्वेप्स। स्वेप्स इज इन द फिनेंशियल मार्केट इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मेड बिटवीन टू पार्टी टू एक्सचेंज कैश फ्लो। कैश फ्लो एक्सचेंज हो रहा है इन फ्यूचर, प्री अरेंज फॉर्मूला। स्वैप हेल्प मार्केट पार्टिसिपेंट मैनेज रिस्क एसोसिएट विद वोलेटाइल इंटरेस्ट रेट, करेंसी रेट एंड कमोडिटी प्राइस। ठीक है, इंटरेस्ट रेट की वोलेटिलिटी, करेंसी रेट, कमोडिटी प्राइस से आपको रिस्क मैनेज करता है स्वैप, लेकिन फिनेंशियल मार्केट में होता है ये। बड़ी पार्टीज अपने कैश फ्लो एक्सचेंज करती है। ठीक है, एक बोरोवर है, ऑन अ बोरोइंग बोरोवर हैज टू पे क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट। ठीक है, एक बोरोवर है, उसको क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट पे करना है, which is defined as a treasury bill rate on date plus a spread. तो floating rate interest mean that actual obligation of borrower will depend upon treasury bill rate. फ्लोटिंग रेट का मतलब है जितना ट्रेजरी बिल का रेट होगा उतना आपको हर क्वार्टर पेड करना होगा। ठीक है, वुड बी ऑन डेट ऑफ ईच सेटलमेंट। तो बोरोवर क्या करता है, उस फ्लोटिंग रेट को फिक्स कर लेता है। क्या करता है, वो फिक्स रेट पे करता है स्वैप डीलर को और रिसीव करता है T+B स्प्रेड फ्रॉम स्वैप डीलर एवरी मंथ। ठीक है, तो सिंपल समझिए कि एक पार्टी अपना जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको फिक्स कर लेती है। ठीक है, और रिसीव करती है फ्लोटिंग रेट इन रिटर्न। प्रिंसिपल अमाउंट विच इंटरेस्ट विल बी कंप्यूटर एग्री बिटवीन काउंटर पार्टीज। ठीक है, ओनली द इंटरेस्ट रेट ऑन द अमाउंट इज एक्सचेंज ऑन ईच सेटलमेंट। इसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं कि स्वैप्स का फायदा क्या है कि इंटरेस्ट रेट की वोलेटिलिटी, करेंसी रेट के फ्लक्चुएशन, कमोडिटीज प्राइस के फ्लक्चुएशन से हम बच जाते, अपना रेट अपन फिक्स कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट फिक्स है, हमको इतना ही पेड करना है, इससे ऊपर हमारा रिस्क नहीं। ठीक है, ये बड़ी पार्टीज करती है। ठीक है, बोरोवर क्यों यूज करता है फ्लोटिंग, तो ही रिसीव फ्रॉम स्वैप रेट एंड पे द फ्लोटिंग रेट ड्यू टू हिज बोरोइंग। ठीक है, 2 lakhs आर दस कैंसल्ड, इसकी ऑब्लिगेशन क्या होती है, फिक्स इंटरेस्ट रेट। ठीक है, टू द स्वैप डीलर्स। फिर मार्केट में क्या होता है, एक होता है ट्रेडर और स्पेक्यूलेटर्स। कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे आज, क्या बात है, सब समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को?
चलो ठीक है, अच्छी बात है, समझ भी आना चाहिए, क्योंकि ये सब जो टर्मिनोलॉजी है आने वाली क्लासेस में काम आएगी। या ट्रेडिंग क्या होता है? एक्सपेक्टेशन, स्पेक्युलेट, कि आने वाले एक हफ्ते में इस स्टॉक का प्राइस या इस अंडरलाइन का प्राइस बढ़ेगा बहुत तेजी से, गेन होगा, या तो गिरेगा। तो अपन क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी फ्यूचर में बाय कर लेते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी। ठीक है, अगर सही निकला न्यूज तो अपने को बहुत प्रॉफिट होगा। माइक अनम्यूट हो जाएगा। यस, माइक अनम्यूट हो जाएगा। ठीक है, एक ट्रेडर होता है। ट्रेडर क्या करता है, लिक्विडिटी लाता है मार्केट में। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार आता है। ट्रेडर लिक्विडिटी लाते हैं मार्केट में। ठीक है, ट्रेडर अपनी लिक्विडिटी के लिए लिवरेज का यूज करते हैं, जिसमें उनको या तो बड़ा लॉस होता है या बड़ा प्रॉफिट होता है। फ्यूचर में आपने देखा होगा कि जो ट्रेडर्स है क्या करते हैं, 10,000 के इनिशियल मार्जिन में या 10% की इनिशियल मार्जिन में 100% का ट्रेड लेते हैं वो। 10 रुपया देके 100 रुपया का ट्रेड लेना, वो होता है लिवरेज ट्रेडिंग। हेजिंग कौन करता है? बड़े इंस्टीट्यूशंस करते हैं। ठीक है, कि कोई बड़ी मार्केट में लॉस ना हो या डिक्लाइन आ रहा है, मार्केट गिर सकता है, उनका पोर्टफोलियो बहुत तेजी से गिरेगा, तो वो हेज करके रखते हैं अपनी पोजीशन। हेजिंग से क्या होता है, आपका लॉस भी लिमिट हो जाता है और प्रॉफिट भी लिमिट हो जाता है। ठीक है, तो हेजर्स, ये हेजिंग और ट्रेडिंग, हेजर्स की जो को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है ट्रेडर्स, ये याद रखिएगा हमेशा। आर्बिट्राज क्या होता है? मिस प्राइसिंग। आर्बिट्राज मिस प्राइसिंग को कहते हैं। मिस प्राइसिंग मीन्स एक मार्केट में आलू 10 रुपया किलो मिल रहा है, एक जगह 8 रुपए किलो मिल रहा है। पोटैटो, तो 8 रुपीज में मैं बाय करूंगा, दूसरे मार्केट में 10 में सेल कर दूंगा, 2 रुपए मेरा रिस्कलेस प्रॉफिट हो गया। पोटैटो वैसी स्टॉक है, एनएससी में चल रहा है 100, बीएससी में 102। तो 100 में मैं निफ्टी में बाय, एनएससी में बाय करके बीएससी में सेल कर दूंगा, 2 रुपए का रिस्कलेस प्रॉफिट। तो जहां भी मिस प्राइसिंग दिखती है टू डिफरेंट मार्केट में, वहां आर्बिट्राजर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, वो फ्यूचर एंड स्पॉट दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, वो आर्बिट्राज ट्रांजेक्शन होता है, साइमल्टेनियसली बाय एंड सेल करते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी बाय किए तो कल सेल करेंगे, ऐसा नहीं। और ये जो प्राइस गैप होता है बहुत रेयर समय के लिए होता है। और एक और चीज समझ लीजिए, आर्बिट्राज आपको इफिशिएंट मार्केट में नहीं दिखेगा। इफिशिएंट मीन्स कंप्यूटर चल रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर लोग यूज कर रहे हैं, तो वहां पे कहाँ आपको आर्बिट्राज दिखेगा? मिस प्राइसिंग नहीं दिखती है, हाईली कैलकुलेटेड मार्केट होता है ये। ठीक है, आर्बिट्राज कंप्लीट। प्लेजिंग ऑफ शेयर्स, आप शेयर को प्लेज करते हो। प्लेज इज द एक्ट ऑफ टेकिंग लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी बाय द इन्वेस्टर। आप अपने शेयर्स को प्लेज करते हो, सिक्योरिटीज यानी शेयर्स मीन सिक्योरिटीज। ठीक है, प्लेज किया तो आप कहलाओगे प्लेजर, और जिसने आपको लोन दिया वो कहलाएगा प्लेजी। ठीक है, तो आपका जो डीपी अकाउंट होता है वो प्लेज हो जाता है, हाइपोथेटिकेट हो जाता है, तो आपको लोन मिल जाता है। और डीमेट फॉर्म में ही प्लेज होता है। ठीक है, तब तक प्लेज होता है जब ब्लॉक रहता है, जब तक आप उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, जब तक वो ब्लॉक रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने प्लेज किया और कल सेल भी कर दिया, ऐसा नहीं होता है। प्लेज सिक्योरिटी कैन बी अनप्लेज, जब आपके ऑब्लिगेशन फुलफिल हो जाते हैं प्लेज के। ठीक है, प्लेजी कैन इन्वोक द प्लेज, अगर आप डिफॉल्ट किए तो इन्वोक करता है, बेच देगा आपके पूरे शेयर्स को, जो मन में आया वो रेट में बेच के खत्म कर देगा, उसको अपने पैसे से मतलब है। ये क्वेश्चन आता है, मैं बॉक्स बना दे रहा हूं, जब भी आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो इस पे गौर करिएगा, क्वेश्चन आता है। प्लेजर, बोरोवर। प्लेजर मीन्स जो उधार ले रहा है, प्लेजी मीन्स जो उधार दे रहा है। एनी क्वेश्चंस? आप सभी अनम्यूट है ना?
सर वो या स्वैप्स वाला एक बार फिर से बता देंगे? हाँ, स्वैप में क्या है, चलिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि आपने लोन लिया, ठीक है। अब मैं आपको लोन दिया, मैं बोल रहा हूं कि जो भी ट्रेजरी बिल का रेट होगा क्वार्टरली, उतना आपको पेड करना होगा। तो ट्रेजरी बिल का रेट अगर इंटरेस्ट है वो हाई हो गया तो आपको ज्यादा पेड करना होगा, राइट। ठीक है। तो मैं क्या किया, मार्केट में गया, मैंने जो फ्लोटिंग है, क्योंकि पता है कि ट्रेजरी का जो रेट है ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैंने उसको फिक्स कर लिया। जैसे 5% में मैंने फिक्स कर लिया, अब 5 के ऊपर जब भी जाएगा तो मैंने तो मार्केट में स्वैप किया है, तो स्वैप डीलर देगा उतना पैसा, वो उसका रिस्क है, ठीक है। जो बट सर फिर वहाँ पे वो स्वैप डीलर को क्या फायदा, मतलब वो डिफरेंस पे करके? वो फायदा है उनको होता है, तभी तो वो डीलर है ना, ठीक है। पर अच्छा, ओके। है ना। एक एक कॉमन, इसको एकदम सिंपल समझिए, अगर अपन इसमें रीजनिंग में जाएंगे तो नुकसान भी तो होगा, ठीक है। ये तो हम्म। फिक्स हो गया, ठीक है। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट लो गया तो, ठीक तो है। उसका तो नुकसान हो गया। हाँ, तो ये बस कैश फ्लो को एक्सचेंज किया जाता है बड़े लोगों के द्वारा, कि जिनको अब 5% हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत से बड़े लोग हैं जिनको करेंसी रिस्क आ गया, मान लो इंटरेस्ट रेट में रिस्क आ गया, करेंसी रेट बढ़ गया, कमोडिटीज की प्राइस बढ़ गई, तो ऐसा यूज किया जाता है रिस्क को मैनेज करने के लिए। बाकी इसमें कुछ समझने लायक नहीं है, ओके। ठीक है। इनकेस बस अगर हम स्वैप्स पे वगैरह कुछ क्वेश्चन वगैरह वो लोग को डालना हाँ, बस रहेगा? ये आएगा कि कौन से रिस्क को यानी कि मैनेज करता है, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क, कमोडिटीज प्राइस, ओके। सिंपल। ओके। और कैश फ्लो एक्सचेंज होता है, ये याद रखिएगा। एक्सचेंज क्या होता है, दो पार्टीज के बीच में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में कैश फ्लो, वो भी प्री अरेंज फॉर्मूलों में, ठीक है। अब ओके, आपका रेट अंडरस्टूड। फिक्स हो गया, ठीक है। आपने स्वैप किया है तो वहां से आपको कुछ फायदा भी हो रहा है, कभी नुकसान भी हो रहा है, लेकिन 5% तो आपका फिक्स हो गया ना, आपको लॉस नहीं होगा ज्यादा, हम्म। ठीक है। आपको पे करना है फिक्स रेट टू द स्वैप डीलर, ठीक है। जो भी स्प्रेड होगा वो आपको मिलेगा, लेकिन आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। आपको रेट जो है आपका फिक्स हो गया, करेंसी रेट भी फिक्स हो गई, कमोडिटी प्राइस। जैसे एक एग्जांपल है, अगर इस सब्जेक्ट में जाऊंगा तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कम से कम 2-4 घंटे पढ़ा सकते हो, इस पे अपन डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट में समझिए कि मैंने अपना इंटरेस्ट फिक्स कर लिया, करेंसी रेट मैंने फिक्स कर लिया, बस, ठीक है। कैश फ्लो एक्सचेंज करके इंस्टीट्यूशन करते हैं, ये सब चीजें बड़ी बड़े लोग करते हैं। एनी डाउट और कुछ, यानी कि बेसिक तो समझ में आ गया ना सर, क्या काम है उसका, क्वेश्चन आता है यहाँ से, जो मैंने बताया ना वो क्वेश्चन ही आता है, ठीक हाँ, है। नहीं, बेसिक आइडिया आ गया। हाँ हाँ। अब जो मैंने यहाँ बॉक्स बनाया, प्लेजर प्लेजी, ये भी आता है। डीमैट और रीमैट क्या होता है सिक्योरिटी का, डीमटेरियलाइजेशन मीन्स आपको जो भी सिक्योरिटीज मिलेगी, या कन्वर्टिंग सिक्योरिटीज टू फिजिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। आप अपने शेयर्स को फिजिकल, यानी कि जो कागज के टुकड़े हैं, फिजिकल फॉर्म वही है ना, पहले कागज में आते थे, उनको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेंज कर रहे हो, उसको बोलते हैं डीमैट, डीमटेरियलाइजेशन, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टर इन अ डीमैट फॉर्म, इन्वेस्टर शेयर आर नॉट डिस्टिंग्विश फ्रॉम अनदर इन्वेस्टर शेयर। इनका कोई डिस्टिंक्टिव नंबर, फोलियो नंबर और सर्टिफिकेट नंबर नहीं होता, ये पॉइंट नोट रखिएगा। और ये पॉइंट भी नोट करिएगा कि फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जाना डीमैट फॉर्म होता है, ठीक है। सेबी के रेगुलेशन के अनुसार, मैंने कल भी शायद अपनी बात हुई थी, कि जो भी शेयर लिस्टेड होते हैं मार्केट में, ठीक है, पब्लिक इशू जो भी आता है वो डीमैट फॉर्म में ही आता है, ठीक है। उनको ऑप्शन देना ही है कि डीमैट फॉर्म कंपलसरी है, आज के डेट में कोई भी शेयर फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलता है आपको। रीमैट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में शेयर्स को चेंज करना, रीमैट होता है। यानी डीमैट में मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, मैंने रिक्वेस्ट किया, डीआरएफ फॉर्म आता है, ठीक है।
उसको मैंने फॉर्म फिलअप किया तो वो मुझे मिल जाता है फिजिकल फॉर्म में, लेकिन डिस्टिंक्टिव नंबर में ऐसा नहीं है, सब मिल गया। ठीक है। और इन प्लेस ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री फॉर्म विद डिपॉजिटरी। ठीक है। फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल मिल गया। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं। कंफ्यूज होके कई बार क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक को इलेक्ट्रॉनिक टू फिजिकल कर देते हैं अपन। तो यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं।